नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं संगीता झा। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। बता दें कि जिला गंगा समिति ने चलाया गंगा स्वच्छता अभियान। गंगा आरती कर स्वच्छता का संदेश दिया। बता दें कि गंगा तट पांचाल घाट पर नमामि गंगे की परियोजना अधिकारी निहारिका पटेल के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस मौके पर नवरात्रि के अवसर पर नदियों के 9 स्वरूप की आरती की गई, जो आकर्षण का केंद्र रही। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार सिंह ने कहा कि नदियां हमारे देश की धरोहर है। नदियों का स्वरूप कम होता जा रहा है, नदियां प्रदूषित हो रही हैं। प्रत्येक व्यक्ति को नदियों को स्वच्छ रखने में सहयोग करना चाहिए। बता दें कि स्वच्छता अभियान में गंगा तट पर सफाई अभियान चलाया गया। घाटों पर फैली गंदगी, पॉलीथीन, खंडित मूर्तियों को एकत्रित कर उनका निस्तारण किया गया। आज बड़ा अच्छा लगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत ये कार्यक्रम किया गया, जिसमें कि माँ गंगा की सफाई भी की गई। उसके बाद गंगा आरती का भी आयोजन हुआ। उसके अलावा जो हमारे पीछे खड़ी हैं नदियों के स्वरूप में, उनका भी हुआ, जो कि नवरात्रि में भी 9 देवियों का स्वरूप है। आज इस कार्यक्रम में आके बड़ा अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसमें स्वच्छता अभियान में शामिल रहा और गंगा जो आती हुई है ये भी उसका एक पार्ट है। तो ये मैं चाहूँगा कि ये स्वच्छता अभियान आगे भी जारी रहे, ताकि गंगा माँ स्वच्छ रहे और जो लोग भी यहाँ श्रद्धालु उनको अपना नमन अच्छे से कर सकें। अगली खबर यूपी के मथुरा से है। मथुरा में यमुना छठ महोत्सव किया गया, जहां नगर निगम ने तैयारियों का जायजा लिया। बता दें कि आगामी यमुना छठ महोत्सव की तैयारियों को लेकर नगर निगम ने कमर कस ली है। नगर आयुक्त शशांक चौधरी ने घाटों का निरीक्षण किया, जिसमें हिंदुवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी, अपर नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नगर आयुक्त ने कहा कि नगर निगम ने घाटों पर सफाई, रोशनी, जाल लगाने जैसी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि श्रद्धालु आसानी से डुबकी लगा सके और पूजा पाठ कर सके। पिछले 15 दिन से ये बराबर प्रयास हो रहा है कि हमारा जो आगामी पर्व है वो यमुना छठ तो परसों आई है, लेकिन हमारा नव संवत्सर तक ही यमुना का पानी इतना सुंदर हो जाए कि श्रद्धालु यमुना तट पे आए, जल लें तो उनको जो है अच्छा अनुभव हो। तो आपने देखा कि पहले सिल्ट हटवाई गई निगम के सहयोग से। सिल्ट हटवाने के बाद में जो अधिकतम पानी आ सकता है यमुना जी में, आज की तारीख में भी 1365 क्यूसेक पानी आ रहा है हिंडन कट से, गंगा जल शुद्ध। 150 क्यूसेक जो अपना हरनौल है मार्ट पर, इससे गंगा जल आ रहा है, और 1880 क्यूसेक पानी आ रहा है हमारा ओखला से। कल से मेरठ से पानी और गंगा प्रयास कर रहे हैं। चीफ इंजीनियर से बात हुई कि कल से गंगा का पानी थोड़ा और बढ़वाएंगे। तो ये है कि सब कुछ नहीं कर सकते, जितना हम पे होता है करना चाहिए। और उसी का परिणाम है कि आप लोग घूमे हैं कि आज भवन के यमुना जी में कहीं कोई कीड़ा नहीं है, कोई कूड़ा नहीं है और बिल्कुल स्वच्छ जल है। तो ये सभी का जिला प्रशासन, राज्य सरकार सभी के सहयोग से, और आप पत्रकार बंधु भी जागृति करते रहते हैं, तो उसका परिणाम है कि यमुना जी के पानी बिल्कुल साफ सुथरा है। कहीं एक भी पंपिंग स्टेशन, मनीषी भी साथ में थे और लोग थे, एक भी पंपिंग स्टेशन से हमारा पानी ओवरफ्लो होकर अंदर नहीं आ रहा है। जितने पंप स्टेशन है, ये सही है कि अभी 6 पंप हमारे ऐसे हैं, हमारे नाले ऐसे हैं जो टेप नहीं है, उन पर सब पे काम चल रहा है। आप मथुरा में देख सकते हैं काला पत्थर का काम पूरा हो गया है। जो हमारा 60 MLD का जो बनना है STP, उस पर भी काम चल रहा है बैराज के किनारे। उधर जो सनक का काम आधे से ज़्यादा पूरा हो गया है। छाता में काम चल रहा है, कोसियाँ बाउंड्री बनना चालू होगी। तो जो हमारे 6 नाले रहे, सबसे बड़ा नाला था और कोसी डैम वाला है, तो 3 जगह से उसको रोका जा रहा है। ऐसी मथुरा का हमारा अम्बा खार जो है, ये सबसे प्रॉब्लम देता था, ये रोका जा रहा है। तो ये 6 साइडों पर हम अपेक्षा करेंगे, प्रयास सब लोग कर रहे हैं। और जो ऐसी राज्य सरकार की केंद्र सरकार की मंशा है, ज़्यादा हमें समस्या हो दिल्ली से। दिल्ली का पूरे एरिया में 1376 किलोमीटर, 22 किलोमीटर एरिया है दिल्ली पर, 3% उनका एरिया है और 79% जो है गंदगी डालते हैं दिल्ली वाले। तो अब जो सरकार बदली है, तो उम्मीद करें कि 3-4 साल में दिल्ली का भी कंट्रोल, क्यों उन्होंने पहले बजट में 9000 करोड़ निकाला है यमुना जी के लिए, पहले बजट में निकाला है। तो अपेक्षा करनी चाहिए, जब तक उनका होगा हमारे नाले इलेक्ट्रिक हो जाएंगे और वहाँ से जो गंदा पानी नहीं आएगा। हम पानी पर वक्त पड़े, अभी तो हाईकोर्ट के आदेश से आ रहा है जो पानी आ रहा है, 354 क्यूसेक ओखला से परवन से आ रहा है और 150 क्यूसेक आ रहा है हरनौल से गंगा जल। कोशिश कर रहे हैं 500 क्यूसेक परवेंट और बढ़े, जब हमारे सब नाले टेप हो जाए। तो जो आज यमुना का स्वरूप है, वो हर यमुना का ऐसा स्वरूप बना रहे और सबका ऐसा सहयोग रहा और सबकी
अब कुल मिला के सबकी मंशा नगर निगम की, राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, कैसे भी यमुना जी जो है कहीं से भी श्रद्धालु या मैं लोगों से कहता हूँ हमसे भी ज़्यादा अच्छी भावना ले। आज भी आप देख रहे होंगे कितने चुनीमत होते हैं, क्या क्या लोग भावना श्रद्धा से लेके आते हैं, और यदि यहाँ पानी में आके वो कीड़ा देखें, मल देखें तो बड़ी दुखी आत्मा से लौटते हैं। तो उससे है कि पूरा हमारा आपका सबका प्रयास है कि कम से कम यमुनोत्री के बाद मथुरा सबसे बड़ा यमुना का तीर्थ है, सबसे बड़ा तीर्थ ये है। तो यहाँ लोग जिस भावना से आए थे इसके, वो एक अच्छी जो कल्पना लेके आते हैं कि यमुना जी कितना सुंदर होगी, स्वच्छ होगी, भगवान की पटरानी है, तो वैसी भावना से यहाँ से जाएँ, ये पूरा प्रयास होगा। और हमारा जो यमुना छठ है उसमें पूरा प्रयास है कि सब लाइटें अभी, और आयुक्त साहब ने कहा जहाँ लाइट रहेगी वहाँ लाइट और लगवाइए, आयुष्मान ऐसे में आयुष्मान लगवाइए। यमुना पार भी 4 लाइट लगना 2-3 में चालू और हो जाए, 4 लगवाई थी पहले। तो आप देखते हैं यमुना पार भी रात तक लोग आ रहे हैं, गाड़ी लेके वहीं आ जाए, यहाँ गाड़ी जाने परेशानी होती है, वहाँ गाड़ी खड़ी करके नाव से आ जाते हैं। तो वहाँ भी अभी 4 लाइट और का भी लग जाएंगी 4-5 दिन में। तो पूरा प्रयास है कि हमारा पर्व और जो व्यवस्था अब है कि हो परमानेंट ऐसी व्यवस्था रहे, यमुना हम तक कृपा करें हम पे, आप पे, सब पे, कि जो व्यवस्था आज हम करते हैं त्योहारों पर ऐसी व्यवस्था हर समय बनी रहे, ऐसा सबका प्रयास हो। और वह सुधन हमको आएगा जरूर। यहाँ तक गाड़ी आई है तो वो दिन में जरूर आएगा। जो कभी 85 से पहले हमने आंदोलन किया 84-85 में, तो उस समय कोई कल्पना नहीं करता था कि ऐसी यमुना ही होगी। लेकिन इसमें सबका सहयोग चाहिए, निगम का सहयोग है, सिंचाई विभाग का सहयोग है। ऐसे ही उद्योगपति बंधु हैं, वो बड़ी श्रद्धा रखते हैं, नहीं है, लेकिन कम से कम अपने केमिकल को फैक्ट्री से बाहर न निकालें, आउटलेट पे वो जो पानी साफ करके डालें, वो उनका कर्तव्य तो है ही है। कानून अपनी जगह है, कानून तो बहुत सख्त हैं, लेकिन कानून है, कोर्ट के आदेश हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन वो भी जनभावना का सम्मान करें। क्योंकि अगर केमिकल आ गया तो हमारा STV फेल है, हमारा SPS फेल है, वो सिस्टम जो साफ करने का वो फेल है, और यमुना जी में जो स्नान करेगा उसको ये बीमारियों की सौगात और मिलती है। तो कम से कम वो भी कृपा करें कि ऐसा वो न करें, जिससे आगामी जो श्रद्धालु भावना है वो भी एक अच्छी भावना से, संकल्प से यहाँ से जय जयकार करते हुए लौटें। सभी जो सहयोग करें धन्यवाद, और आशा करेंगे कि आगामी त्यौहार भी ऐसी शांतिपूर्वक और अच्छी स्वच्छता से बीतेंगे। यमुना छठ को लेकर के स्थानीय लोगों के साथ और यहाँ के सम्मानित जो स्थानीय जो यहाँ पे पूरा कार्य देखते हैं उनके साथ निरीक्षण किया गया। पूरी टीम नगर निगम की, जिसमें निर्माण विभाग, लाइट विभाग, जलकल विभाग सभी साथ में मौजूद हैं। सबने नाव से यहाँ पे भ्रमण किया, मेरे द्वारा भी देखा गया है। सामान्य रूप से स्थिति ठीक पाई गई है, परंतु चूँकि एक मुख्य पर्व आने वाला है उसको लेकर के हम एक बेहतर तैयारी है इस बार करें, इसी संकल्प के साथ पूरी टीम ने निरीक्षण किया है। जिसमें कुछ चीज़ें जो सामने आई, जैसे झाल लगाना, वॉल पेंटिंग करना, लाइट की व्यवस्था करना, पेयजल की व्यवस्था, इसको लेकर के निर्देश दे दिए गए। हर बार की तरह हम लोग इस बार अच्छी व्यवस्था कराएंगे। यमुनोत्रिया पे भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था हुई थी, लोगों ने सराहना भी की थी। इस बार भी हम और अच्छी व्यवस्था कराएंगे। साथ ही इस बात पे भी मंथन हुआ कि पूरे घाटों का एक फसाड सिंगल कलर में एक बनाया जाए, जिससे दूर से एक सुंदरता घाटों की बढ़े, और रात्रि में अलग अलग स्थानों पर हाईमास्ट लाइटों की व्यवस्था की जाए, जिससे जो श्रद्धालु सुबह अर्ली मॉर्निंग डुबकी लेते हैं या रात को डुबकी लगाते हैं उनको उसमें सुविधा हो। धन्यवाद। अगली खबर फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में अपराध और अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए DIG आलोक प्रियदर्शी ने 10 साल पुराने अपराधियों का सत्यापन कराया। बता दें कि DIG आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि अपराधों में संलिप्त अपराधी अपनी जरूरत को पूरा करने की वजह से अपराध करना नहीं छोड़ पाते। DIG ने बताया कि जिले में 2126 अपराधियों का सत्यापन कराया गया है। चोरी के 1389 अपराधी हैं, वहीं लूट में 538 अपराधी, डकैती में 65 अपराधी, गौवध गौ तस्करी में 134 अपराधियों का सत्यापन किया गया है। अपराधियों के सत्यापन में नाम, पता, मोबाइल नंबर, जमानती, उनके वकील की जानकारी, प्रत्येक अपराधी का फोटो फाइल बनाई गई है। ये 10 साल अपराधियों के सत्यापन का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि ये इंश्योर कर लिया जाए कि जो अपराधी हैं वो जमानत पर छूटने के बाद अपराध से विरत हैं या भी अपराध में शामिल हैं। अगर वो अपराध से विरत हैं और अपना दूसरा काम धंधा कर रहे हैं तो वो पुलिस की सहायता करें। वो उनके लिए हमारे लिए एक एसेट हो सकते हैं सूचनाओं का और कई तरीके से।
और अगर वेरिफिकेशन के पश्चात ऐसा पता चलता है कि उनकी गतिविधियाँ संदिग्ध हैं या अपने बारे में बहुत ज़्यादा कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनके खिलाफ निरंतर कार्रवाई, उनके ऊपर वॉच रखने का, उनके मैनेजमेंट, इन चीज़ों का सत्यापन को सक्रिय अपराधी मिले उन पर कार्रवाई की गई। जो भी सत्यापन के बाद सक्रिय अपराधी रहेंगे उनके विरुद्ध प्रभावी निर्णय। अब बात करेंगे चंदौली की। चंदौली में नई शराब की दुकान खुलने का विरोध होने पर एसडीएम पहुंचे, जहां ज्ञापन लेकर आपस में बातचीत के लिए बुलाया गया। वहीं थाने पर दुकान खुलवाने पर जमकर विरोध हो रहा था। जहां महिलाएं जमकर नारेबाजी कर रही थी, तो वहीं एसडीएम और कोतवाली समेत भारी फोर्स मौके पर पहुंचे। धरना बैठा हुआ था, हम लोग आए हैं, हम इंस्पेक्टर साहब साथ में थे, शांति व्यवस्था बनाई जा रही है और हमारे साथ एक्साइज इंस्पेक्टर भी हैं, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी। आप लोग का ज्ञापन ले लिया गया है, जो नियमानुसार कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दोनों पक्षों को थाने बुलाया गया क्या? बातचीत के लिए हमने और इंस्पेक्टर साहब ने, ठीक है। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां रामजी लाल सुमन के विवादित बयान से जनाक्रोश भड़का है। वहीं सड़कों पर सामाजिक संगठन उतरे। बता दें कि श्री राष्ट्रीय राजपूत के समर्थन में आए फर्रुखाबाद विकास मंच, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, विश्व क्षत्रिय परिषद, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, सेवा पांचाल नगरी, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी, भाईचारा मंच, किसान यूनियन भानु, अखिल भारतीय गौरक्षा महासंघ ने राणा सांगा जी पर अपमानजनक टिप्पणी को लेकर सामाजिक संगठनों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। सांसद ने बहुत छोटा सा मैटर नहीं था, उनके लिए बहुत छोटा सा होगा, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के जो भी हिंदुस्तान की आबादी है, उनके सारी हिंदुस्तान की आबादी के वो महापुरुष थे। महापुरुष की कोई जात नहीं होती है, लेकिन रामजी लाल सुमन ने जो राज्यसभा में अमर्यादित बयान दिया है, वो अमर्यादित बयान आज हिंदुस्तान के प्रत्येक नौजवान, प्रत्येक सनातन धर्मी, प्रत्येक क्षत्रिय समाज के जो नौजवान ही नहीं बल्कि बुजुर्गों तक वो आहत हुए हैं। और रामजी लाल सुमन को अपने जो हो सकता है कि भूल में दिया है कि नेतागिरी चमकाने के चक्कर में दिए, उनका वो बयान उनको अपना क्षमा मांगना चाहिए था, माफी मांगना चाहिए था। और मैं कह रहा कि उन्होंने गलती किया, लेकिन उनके दल के जो बड़े नेता हैं, उन नेताओं ने भी उस पर ये नहीं सोचा कि हमारे दल की आने वाले चुनाव में क्या स्थिति होने वाली है। कायदा में समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं को चाहिए था कि रामलाल जी सुमन के द्वारा दिए गए बयान का खंडन कराकर उनसे माफी मंगवाते और देश की जनता के सामने जो महापुरुषों का असम्मान हुआ, देश की जनता के सामने माफी मांगना चाहिए था, तो उनके लिए अच्छा होता। अगर आज भी मुझे लगता है कि वो कहीं न कहीं भ्रम में है कि वो रामजी लाल सुमन जो जरा सा एक छोटा सा कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन इस देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। आने वाले चुनाव में उनको और उनके दल को इसकी कीमत भुगतनी पड़ेगी। और मैं चाह रहा हूँ कि रामजी लाल सुमन आज भी गिड़गिड़ा कर अगर पूरे देश के सामने जो भी हमारे महापुरुषों का सम्मान किया, माफी मांगे, हो सकता है देश की जनता उन्हें माफ कर दे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि दलित नेता है, इसलिए उन्हें टारगेट किया गया। दलित नेता, एक क्षत्रिय कौम अगर बात करें, क्षत्रिय कौम हमेशा सभी को लेकर चली है। क्षत्रिय शब्द ही उस चीज से बना है कि दबे कुचले, दलित, शोषित, वंचित लोगों की सेवा करना, उनकी रक्षा करना। हम एक बात और जानना चाहते हैं, आपने कभी इतिहास पढ़ा होगा, लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा, रामजी लाल सुमन ने इतिहास पढ़ा होगा, उन्हें पता होना चाहिए कि जब देश स्वतंत्र हुआ था तो किसी समाज में अगर सबसे ज्यादा विधवाएं थी तो वो क्षत्रिय समाज की विधवाएं थी, राणा प्रताप के वंशजों की विधवाएं थी। कि क्षत्रिय समाज ने हमेशा अपने बॉर्डर पर और देश के सम्मान के लिए अपना लौ बहाया है। क्षत्रिय समाज अगर नहीं होता हिंदुस्तान के अंदर तो आज ये देश स्वतंत्र नहीं होता। उनका आखिरी किला ढहने के बाद आप 500 साल 200 साल नहीं लगे थे, 100 साल में देश गुलाम हो गया था। जिस दिन हम आखिरी किला ढा 500 साल तक इस राणा सांगा के वंशजों ने मुगलों को इस देश में घुसने का मौका नहीं दिया। हमारी मांग ये है, सबसे पहले तो जब कहूँगा मीडिया में भी कहूँगा, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है कि सबसे पहले तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। और ये जो चैलेंज बार बार किया जा रहा है, उसने कही कि प्रशासन को हटा दो, हम लोग खुद देख लेंगे। तो 12 अप्रैल को सभी लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। अगर मैं ऐसे कह रहा हूँ, अगर वो एक बात की औलाद है तो वहीं पे रुके और वहाँ देख लेंगे हम लोग सब चल के। पूरा देश का खाली क्षत्रिय समाज नहीं, सब समाज 12 अप्रैल को राणा सांगा जी की जयंती पे वहाँ एकत्र हो रहा है। और यहीं से नहीं, राजस्थान से, एमपी से, गुजरात से, यूपी से, छत्तीसगढ़ से, पता नहीं कहाँ से लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और यहाँ से भी हम लोग भारी संख्या में पहुँचेंगे और उन लोग को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। अब बात करेंगे मथुरा की। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के युवा जिलाध्यक्ष व भाजपा और रालोद नेता ने मंगलवार को राणा सांगा जी पर
की गई टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी फरह बस स्टैंड पर एकत्रित हुए और सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूंका। वहीं करनी सेना के युवा जिला अध्यक्ष ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने महाराणा सांगा जी का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है। लेकिन रामजी लाल सुमन के विवादित बयान के कारण मैंने समाजवादी पार्टी और उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और मैं सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। इस नाते से मैं अपने समाज को अपना गौरव मानता हूँ। रामजी लाल सुमन के जो विवादित बयान आए राणा सांगा जी के ऊपर, उनका विरोध करते मैं उस दिन आगरा भी गया था और 12 तारीख को हम पूरी अपनी टीम सेना के साथ आगरा में जाएंगे और जो भी होगा। कितने लोगों के साथ लेके जाएंगे आगरा करीब हमारे 10-5 हजार लोग होंगे मथुरा से। कम से कम 5 लाख आदमियों की भीड़ होगी आगरा में उस दिन और पूरे देश से लोग इसमें आ रहे हैं। तो कम से कम 5 लाख लोग आने की उम्मीद है। बहुत जबरदस्त जिसे कहते हैं और जितने भी हमारे कड़ी से मतलब जितने संगठन है सारे लोग आ रहे हैं और बहुत अच्छा मतलब जो है प्रदर्शन करेंगे। और हमको ये सबक सिखाना है कि राजपूतों के खिलाफ जो टिप्पणी की है रामजी सुमन ने, वो आगे हमेशा जिंदगी में न कोई कर पाई। आज हमने खरे पुल के नीचे उत्तराध्ययन किया है। ये रामजी लाल सुमन ने जो हमारे राणा सांगा जो हमारे देश की धरोहर और शान, उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है हम उसको सहन नहीं करेंगे। चाहे हमें किसी हद तक हमें जाना पड़े, हम पूरा विरोध पूरे देश में और आने वाले 12 तारीख को बहुत जबरदस्त कम से कम लाखों की भीड़ में हम जाके और ऐसा प्रदर्शन दिखाएंगे करेंगे कि उसे कोई रोक नहीं पाएगा। अब बात करेंगे यूपी के मैनपुरी की। मैनपुरी में हिंदू नववर्ष का भव्य स्वागत किया गया, जहां पूरे नगर में बैंड बाजों की गूंज रही, आकर्षक झांकियों की झलक और जय घोष के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। इस शोभा यात्रा में शुभारंभ महामंडलेश्वर स्वामी हरानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा किया गया। उन्होंने नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। हम हैं इस समय मैनपुरी में और आज है 30 माह नवरात्रि का पहला दिन और आज है हिंदू नववर्ष की शुरुआत। और हिंदू नववर्ष के चलते आज माननीय राम नरेश अग्निहोत्री कैबिनेट मंत्री जी इस समय उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और स्वामी हरिहरानंद जी महाराज इस समय हमारे साथ हैं और काफी देखते जा रहे हैं कि महाराज जी के साथ काफी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और हिंदू नववर्ष पर एक शंखनाद हुआ है और सभी लोगों से आज और काफी जय जयकार के साथ नारे लग रहे हैं। और आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, संगठन की जय जयकार के लिए एक हिंदू की पहचान बनाने के लिए हिंदू इकट्ठा होना जरूरी है। नव संवत्सर के पावन उपलक्ष्य में हम लोग समस्त नगरवासियों का अभिनंदन करने के लिए शोभा यात्रा के रूप में निकल रहे हैं। आज समस्त नगरवासियों का, समस्त सनातन धर्मावलंबियों का, समस्त देशवासियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारा नया वर्ष संवत्सर आज से प्रारंभ हो गया है। हमारा संवत 2083 में हम लोग प्रवेश किए हैं और सिद्धार्थिक संवत्सर से प्रारंभ है। हम इस पावन नव संवत्सर के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को अभिनंदन करते हैं। अगली खबर यूपी के मेरठ से है। उच्च प्राथमिक विद्यालय कायस्थ गावड़ी विकास क्षेत्र मेरठ ग्रामीण में जनपद स्तरीय स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। इस जनपद स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा गया। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में नवीन सत्र के शुभारंभ पर उच्च प्राथमिक विद्यालय कायस्थ गावंडी विकास क्षेत्र मेरठ ग्रामीण में जनपद स्तरीय स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि राज्य मंत्री ऊर्जा, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन द्वारा कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। ये मेरे जनपद में एक विद्यालय है और 12 ब्लॉक में 5-5 विद्यालय हमने चयनित किए। उन 5 विद्यालय में हमने DSA और CDO और बाकी और जो संबंधित अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में उस 5 विद्यालय को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया गया, जिसमें कि पढ़ने के लिए, शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए संसाधन हो, स्मार्ट क्लासेस हो, जो एम्बियंस हो, क्लासरूम हो बहुत ही अच्छे हो, साफ़ सुथरा हो, ड्रिंकिंग वाटर की उत्तम फैसिलिटी हो, टॉयलेट्स हो, बच्चों को मनोरंजन के लिए झूला आदि हो, गार्डन हो, पेड़ पौधे लगे हो, ताकि उनको ये महसूस हो कि हम पढ़ने जो आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छे माहौल में पढ़ रहे हैं, ताकि उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ साथ उनका स्वास्थ्य और मानसिक
भी विकास हो। इसके साथ ही साथ मैंने शिक्षकों से भी आह्वान किया है कि ये लोग बहुत ही क्वालिफाइड टीचर हैं हमारे यहाँ, बेसिक शिक्षक लोग बहुत ही पढ़े लिखे। इनकी डिग्री पूछिएगा तो हो सकता है कि सब हम लोग से भी ज़्यादा पढ़े लिखे, लेकिन इनको पूरे मनोयोग के साथ तन मन से लगा के पढ़ाना है बच्चों को, और इन बच्चों को इस तरह तैयार करना, ये देश के भविष्य है। कि जो प्राइवेट स्कूल में लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, आजकल उस चीज़ को, उस मिथ को ख़त्म करना है, और यही सरकार का और हम सबका मंशा है। आपने माननीय मुख्यमंत्री की बात सुना, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे विद्यालय जो है, चाहे वो नए पंचायत स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो या तहसील स्तर पे हो, एक मॉडल स्कूल बनेगा जिसमें कि क्लास 1 से 12 तक की शिक्षा होगी और शैक्षणिक गुणवत्ता उत्तम क्वालिटी का होगा। और इसी के क्रम में आज माननीय मंत्री जी डॉक्टर सोमेन जी यहाँ पे आए थे और इन्होंने पूरे क्षेत्र के लोगों को संबोधित किया। मुझे आशा है कि इनके नेतृत्व में इस विधानसभा क्षेत्र नहीं, पूरे मेरठ जनपद में सभी स्कूल का कायाकल्प होगा और मॉडल स्कूल 60 इस वित्तीय वर्ष में बन के तैयार होंगे, जिसमें कि आप सबको देखने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। शिक्षा की बात करूं तो 2017 के बाद लगातार, चाहे वो हमारी प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे हमारी माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया कि अब अगले भविष्य में हम लोग की जो योजनाएं हैं, हम लोग नर्सरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक एक ही कैंपस में बच्चों को शिक्षा। अब बात करेंगे यूपी के फिरोजाबाद की, जहां फिरोजाबाद में स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग अभियान की शुरुआत मुख्य अतिथि सदर विधायक मनीष असीजा और जिलाधिकारी रमेश रंजन ने हरी झंडी दिखाकर की। जहां विधायक ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुशासन के महत्वपूर्ण आधार हैं। किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो अहम चीजें हैं। अगली खबर यूपी के 12 प्रयागराज से है, जहां शंकरगढ़ थाना परिसर में सेवानिवृत्त 12 एसीपी संत लाल सरोज के सम्मान में एक भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के सैकड़ों लोगों ने उनकी सराहनीय सेवाओं की जमकर प्रशंसा की और उनके योगदान को याद किया। सेवानिवृत्त एसीपी संत लाल सरोज को शंकरगढ़ थाना परिसर में दी गई भव्य विदाई, जहां विदाई का यह पल बहुत ही भावुक होता है। अगली खबर यूपी के बिजनौर से है। बिजनौर के थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के टिकोकापुर गांव में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। इस दौरान एक पक्ष ने घर में घुसकर जानलेवा हमला किया और पथराव भी किया। पथराव और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस झगड़े में 7 से 8 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। अगली खबर यूपी के हरदोई से है। हरदोई में ट्रक व कंटेनर को आमने सामने भिड़ंत हो गई, जहां लखनऊ हरदोई नेशनल हाईवे पर हादसा हो गया। हादसे में ट्रक का ड्राइवर व क्लीनर घायल हो गया। वहीं ट्रक व कंटेनर की आमने सामने भिड़ंत होने से कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घटना कचकोना कोतवाली क्षेत्र के कटिया मऊ के पास की है। अब बात करेंगे यूपी के प्रयागराज की। प्रयागराज में एयरफोर्स के इंजीनियर SN मिश्र की सनसनीखेज तरीके से की गई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस एयरफोर्स में संविदा पर कार्यरत सफाई कर्मी के बेटे सौरभ ने वारदात को अंजाम दिया था। सौरभ का मकसद केवल इंजीनियर के घर में लूटपाट करना था, लेकिन नाकाम होने पर गोली मारकर इंजीनियर की हत्या कर दी। सौरभ ने जेल में बंद बड़े भाई की जमानत कराने के लिए लूटपाट की कोशिश की थी। ये दिनांक 28-29 की रात्रि में 2:15 बजे से 3:15 बजे के बीच में एक ये घटना घटित हुई, जिसमें कि एयरफोर्स कैंपस के अंदर, जो कि हाईली सिक्योर्ड कैंपस है, जिसमें कि गेट पे काफ़ी सिक्योरिटी रहती है, CCTV से मैंड रहते हैं और वहाँ पे कंसर्टीना वायर से भी दीवार को पूरी तरह सिक्योर वो एरिया है। वहाँ पे एक घटना की सूचना 29 तारीख को प्राप्त हुई, जिसमें कि वहाँ के जो सिविल वर्क्स के इंजीनियर थे, उनके ऊपर किसी के द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में उनके उपचार के दौरान मृत्यु हुई। इसमें जो हमारी टीमें हैं, हमारे DCP सिटी और हमारे ADCP ने मिलकर के इसमें जो अभियुक्त था, जिसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया, उसका नाम सौरभ है, उसको अरेस्ट किया गया। उसके साथ में जो को-एक्यूज्ड हैं, उसका मदर और उसके फादर, उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। और उसके द्वारा क्योंकि इसी पर्टिकुलर घर में उसके द्वारा कुछ फर्नीचर का सामान डिलीवर किया गया था कुछ समय पहले, इस वजह से उसको उस घर की जो पोजीशन है, क्योंकि दीवार के बिल्कुल 8-10 मीटर की दूरी पे ही वो घर है और वहाँ के जो भी लैप्सेस थे उसके बारे में उसको जानकारी थी। इसके अलावा उसकी मदर क्योंकि अंदर ही हाउस होल्ड का काम करती है और उसका फादर भी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर का काम करता है, तो इसलिए वहाँ की जो भौगोलिक जानकारी है या अन्य जो सूचनाएँ थी उसके पास में उपलब्ध थी और इसके द्वारा इस घटना को वहाँ पेड़ के सहारे चढ़ के उसके बाद में रस्सी से उतर कर
और पहले फ्रंट गेट से जो दरवाज़ा है उसको तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसके ऊपर जो वो इंजीनियर थे वो वहाँ पर रात में उठ गए और उसी को देख कर के ये घर की बैक साइड पे गया और वहाँ पे जो खिड़की लगी थी स्लाइडर वाली, उसी के अंदर से हाथ डाल के जब इसने वहाँ उसको खोलने की कोशिश करी, तो वहाँ सामने उस इंजीनियर को देख करके जिन्होंने कि वहाँ पे रिएक्ट करना चाहा, तो इंस्टेंटली इसने गोली मार करके उनकी हत्या की। फिलहाल इसमें जो तीनों अभियुक्त गिरफ्तार हैं, जो घटना में प्रयुक्त असला है और जो इसके पास बैकपैक था, क्योंकि सीसीटीवी वहाँ से हमें प्राप्त हुआ था। उस सीसीटीवी में जो लड़के की मूवमेंट थी, जो इसका हुलिया था, जो इसके पास में वेपन था, इसके बैकपैक था, वो सारा कुछ जो ट्रेस आउट हुआ था, वो सभी इससे बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा जो भी अन्य इसमें लिंक्स हैं, जो इसने वेपन प्राप्त किया, असला के साथ में कार्ट्रिज प्राप्त की हैं, या अन्य जो भी इसमें अन्य लिंकेजेस हैं, उन सभी को अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। और जो पूछताछ में निकल कर के आया है कि इस अभियुक्त का जो भाई है, वो ऑलरेडी एक हत्या के मामले में जनपद कौशाम्बी से जेल में बंद है और इसका पूछताछ के दौरान ये कहना है कि उसके केस की पैरवी के लिए इनको पैसों की ज़रूरत थी और उसी वजह से इसके द्वारा घटना कारित की गई है। फिलहाल ये सभी जो पहलू हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय हैं और इस संबंध में एविडेंसेस अभी कलेक्ट किए जा रहे हैं और आगे की अग्रिम कार्रवाई उसी आधार पर की जाएगी। जेल में जो बंद इसका भाई, उसकी क्या भूमिका है? देखिए, अभी तक की पूछताछ के दौरान जो तथ्य सामने आए हैं, उसके अनुसार इसकी कई बार इस बीच में अपने भाई से मुलाकात हुई है और यही इसका कहना है कि उसके केस की पैरवी में खर्चे के लिए ही इनको पैसे की सख्त ज़रूरत थी, जिस वजह से इसने घटना कारित की। प्लानिंग कब की? इसकी प्लानिंग अभी फिलहाल 1-1.5 महीने के अंदर की है, जो फिलहाल अभी तक बताई गई है और उसी दौरान ये असला इसने लेकर के इस घटना को अटेम्प्ट किया है। इसकी माँ का घर में आना जाना था? इसकी माँ जो है वो वहाँ पे, क्योंकि वो आवासीय परिसर है, वहाँ पे कई अन्य आवास हैं, उन्हीं आवासों में कुछ ऐसे आवास था जहाँ पे वो कार्य करती थी। अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक एवं भूजल मंत्री यात्रा पर चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ की जनता के लिए चंबल से पानी लिया जा रहा है, साथ ही माही डैम से भी पानी चित्तौड़गढ़ लाया जा रहा है। कार्य प्रगति पर है। मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है, उन्होंने सभी अधिकारियों को और सभी हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ के हर जिले में जाने का डायरेक्शन दिया है। आज उसी के तहत यहाँ पे चित्तौड़गढ़ जिले के हमने कलेक्टर के साथ में मिलते हुए जितने भी हमारे यहाँ संभाग स्तरीय जो अधिकारी है, चित्तौड़ जिले के अधिकारी है पानी के, सबकी हमने समीक्षा बैठक की है। हमारा मकसद है कि आने वाले गर्मी के अंदर कोई भी व्यक्ति बगैर पानी नहीं रहे, किसी तरह से कोई न्यूसेंस नहीं हो। इसके लिए हमने सरकार ने कंटीजेंसी के तहत लगभग 150 करोड़ रुपए की हमने सैंक्शन निकाल दी है। हर विधानसभा के अंदर जो भी जनप्रतिनिधि ने जितने भी हमारे ट्यूबवेल्स एंड पर उनकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने दे दी, सैंक्शन कर दी है। परिवहन के लिए भी हमने पिछली बार हमने 50-50 लाख रुपये हर जिला कलेक्टर को दिए थे, इस बार हमने 1-1 करोड़ रुपये जिला कलेक्टर को वो भी दिए हैं। एक्स्ट्रा जितने भी समय के ऊपर जो टैंकर लगाने पड़ेंगे वो लगाने के लिए हम सारी व्यवस्था करें। हमारा मकसद है कि हम जो भी दुरुस्त, क्योंकि गर्मी चालू हो चुकी है, धीरे धीरे गर्मी तेज़ी से बढ़ेगी, उससे पहले हम चाहते हैं कि 15 अप्रैल से पहले हमारा सिस्टम चुस्त दुरुस्त हो जाए और पानी की दिक्कत नहीं आए। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल किल्लत को देखने को मिलता है, उनसे निपटने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाएंगे? चाहे शहर की दिक्कत हो चाहे ग्रामीण की दिक्कत हो, सारी हमने समीक्षा की है और हम विश्वास दिलाते हैं कि पूरे जिले के अंदर किसी भी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पानी की दिक्कत नहीं आने देंगे। जितना भी सोर्स में जहाँ पे होगा सोर्स का सदुपयोग करेंगे, जहाँ पे अवैध कनेक्शन है उनको भी काटने का काम करेंगे। अगली खबर कर्नाटक से है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के हुक्केरी तहसील के संकेश्वर शहर के पुलिस इंस्पेक्टर शिवशंकर आओजी के निलंबन की मांग को लेकर विभिन्न दलित संगठनों के कार्यकर्ताओं ने पुलिस स्टेशन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। मीडिया से बात करते हुए नेता मल्लिकार्जुन राशिंगे ने कहा कि अगर दलित न्याय के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उन्हें न्याय नहीं मिलता है। अगर नेता मध्यस्थता के लिए जाते हैं तो उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता, अपमानित किया जाता है और लाखों रुपए की मांग की जाती है। ऐसे अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए। अगली खबर असम से है। असम के डिब्रूगढ़ में धूमधाम से हिंदू नववर्ष मनाया गया। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में स्वधर्म रक्षण समिति डिब्रूगढ़ शाखा शहर के महालया रोड स्थित आनंदालय में नववर्ष उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। उत्सव का आरंभ पंडित भवानी शंकर शास्त्री के सानिध्य में गौ पूजन व तुलसी पूजन से किया गया।
जिसमें बड़ी संख्या में सनातनियों ने भाग लिया, जिसके बाद 1100 दीप प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें सभी लोगों ने दीप जलाते हुए अपनी खुशी व्यक्त की। इसके बाद हिंदू नववर्ष कार्यक्रम के शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुए, जिसमें शहर के प्रतिष्ठित लोगों ने दीप प्रज्वलित किया, जिसके बाद सभा में कई वक्ताओं ने हिंदू नववर्ष व हिंदू संस्कृति के वर्तमान चुनौती के संदर्भ में अपने विचार रखे। जिसके बाद 11 बार सामूहिक हनुमान चालीसा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें पुरुष, महिला व बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हनुमान चालीसा के बाद भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन के बाद सभी ने सामूहिक प्रसाद ग्रहण किया। आपके चैनल के माध्यम से पूरे डिब्रूगढ़ और असम वासियों को सनातन नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और सभी की भविष्य मंगलमय हो, इसकी कामना करता हूं। आज हमने स्वर धर्म जागरण समिति डिब्रूगढ़ के तहत हमने एक हिंदू नव वर्ष पर कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम में सबसे पहले हमने तुलसी पूजन किया, तत्पश्चात गौ पूजन के पश्चात हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ 11 बार हमने किया। उसके बाद दीप प्रज्वलन हुआ, 1100 दीपों का प्रज्वलन हुआ और उसके बाद हमने महाआरती कर और प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम को समापन किया। जन जन में हिंदू सनातन धर्म जो हमारे लोग 31 को जो नव वर्ष मनाते हैं, हमारे बच्चों में जो हमारे संस्कार की कमी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उस अंधकारमय नव वर्ष को दूर कर ये प्रकाश का जो उत्सव हम मना रहे हैं, ये हमारे बच्चों में, हमारे सनातनियों में एक नई ऊर्जा जागृत हो, उसके लिए ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाई की दुकान में बाल कटवाने गए ब्राह्मण युवक की चोटी ही काट दी। चोटी काटने से आहत युवक ने नाई के खिलाफ थाने में तहरीर दी और सूचना देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। वहीं युवक का आरोप है कि कोतवाली ने मुसलमान से बाल क्यों कटवाए की बात कहकर उसे वापस भेज दिया। पीड़ित युवक ने एसपी विनोद कुमार से इसको लेकर शिकायत की है। एसपी ने बिना देर किए आरोपी नाई को गिरफ्तार करवा दिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के सराय मीरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वाले दिन मैं कटिंग कटाने गया, शनिवार वाले दिन मैं कटिंग कटाने गया वहाँ, तो कटिंग काटना इसने स्टार्ट किया तो मैंने इससे कहा भैया चुटिया बचा के रखना। तो सबसे पहले इसने चुटिया काटी और उसके बाद ये कहने लगा कि मैं चुटिया जो है इस तरीके कर दूंगा कि अपनी अच्छी निकलेगी। और कंघा जो जब हमने ये कहा कि चुटिया बचा के रखना, तो ये कंघा इतनी तेज़ सर पे चलाने लगा। तो हमने कहा भैया कंघा बहुत तेज़ चला रहे हो, तो बोला सर जो है गंदा है और इसने जो है सबसे पहला टारगेट चुटिया को ही बनाया। ऐसा क्या था? अब उसकी मानसिकता क्या थी, किसी की मानसिकता हम ना जान सकते हैं। किसी के इशारे पे क्या कुछ करता है? जो भी हो वो अलग विषय है, बाकी कृत्य को इसी के द्वारा किया गया है। तो थाने में प्रार्थना पत्र दिया? थाने में प्रार्थना पत्र दिया है और कप्तान साहब के माध्यम से ही वो पकड़ा गया है। एसएचओ कन्नौज ने तो ये कह दिया था कि आप मुसलमान की दुकान पे क्यों कटाने गए, हिंदू की दुकान पे जाते। एसएचओ कन्नौज के शब्द हैं ये, मिस्टर कपिल दुबे जी के। फिलहाल कप्तान साहब से हमारी सुबह बात हुई है, उनके माध्यम से ही गिरफ्तारी हुई है। एप्लीकेशन कप्तान साहब ने दिलवा दी है और एसएचओ कन्नौज को आदेशित किया है, एफआईआर दर्ज की है। कहाँ मामला है? ये राजधानी होटल के पास। आप कहाँ रहते हैं? हमारा एड्रेस है 268 डाक बंगला रोड, सरायमीरा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।